नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में। ये शिलालेख हो गए क्या हो गया पता नहीं, 3-4 पार्ट अपन ने देख लिए लेकिन फिर भी पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, इस बार अपन पूरे करने की कोशिश करेंगे। अगले पार्ट के अंदर ये पूरे हो जाएंगे। टोटल 5 पार्ट के अंदर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। भूज कला का शिलालेख 815 ईस्वी का मिला है। ये अपन ने छोड़ दिया था पहले, तो इसको अपन फिर से देखते हैं। भूज कला का शिलालेख 815 ईस्वी का कहां से प्राप्त हुआ? बिलाड़ा गांव जोधपुर में एक मंदिर पड़ता है पार्वती का। तो याद रखना कि पार्वती के मंदिर से प्राप्त हुआ है और पार्वती के मंदिर में भी सभा मंडप से प्राप्त हुआ है। बिलाड़ा गांव जोधपुर के पार्वती मंदिर वाले सभा मंडप से प्राप्त हुआ है। ठीक, यह लेख वत्सराज के पुत्र नागभट्ट के समय का है। ठीक, और इसका सूत्रधार कौन है? देय्या। इस लेख का सूत्रधार कौन है? देय्या है। तो 3 बातें इसमें याद रखनी है। भूज कला के शिलालेख में 815 ईस्वी का है। पार्वती के मंदिर वाले सभा मंडप से प्राप्त हुआ है। पार्वती का कौन सा मंदिर? जो कि बिलाड़ा गांव जोधपुर के अंदर पड़ता है। ठीक, और इस लेख का यह जो लेख कब का है? नागभट्ट के समय का है और इस लेख के सूत्रधार देय्या हैं। ये बातें अपने को याद रखनी है। बात करते हैं अगली बात की। तो अगला प्रशस्ति है रणकपुर की प्रशस्ति। 1439 ईस्वी की है। कब की है? 1439 ईस्वी की रणकपुर की प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई है? रणकपुर पाली के अंदर चौमुखा मंदिर में लगी हुई मिली है। ठीक है, वर्तमान में भी भाई लगी हुई है। तो रणकपुर पाली चौमुखा मंदिर में लगी हुई है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी नागरी है। ठीक, भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी नागरी है। और बप्पा से लेकर मेवाड़ के राजा आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अपन पढ़ लेंगे अलग से। ठीक, मेवाड़ का पूरा राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक की सभी शासकों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इसमें रणकपुर की प्रशस्ति में क्या क्या जानकारी मिलती है हमें, एक बार फिर से फैक्ट के रूप में देखते हैं। देखो, पहला फैक्ट, चौमुखा मंदिर रणकपुर पाली में लगी हुई मिली है। इसकी भाषा संस्कृत है, इसकी लिपि नागरी है। और मेवाड़ के शासक बप्पा से लेकर के कुंभा तक के शासकों का उल्लेख मिलता है। काल भोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं इसी प्रशस्ति के अंदर। और रणकपुर के जैन मंदिर के निर्माता धारण है और शिल्पी कौन है? दीपाक है। तो ये बातें अपन फैक्ट के रूप में याद करेंगे। एक बार फिर से 1439 ईस्वी में रणकपुर की प्रशस्ति मिली है। 1439 ईस्वी की है। चौमुखा मंदिर रणकपुर पाली में प्राप्त हुई है। संस्कृत भाषा है, लिपि नागरी है। मेवाड़ के शासक बप्पा से लेकर के कुंभा तक की जानकारी मिलती है। और काल भोज और बप्पा दोनों अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। और रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माता कौन है? धारण है। और इसका शिल्पी कौन है? दीपाक है। ये सभी बातें अपने को याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले लेख की ओर, जिसको माचेडी की बावड़ी का दूसरा लेख कहते हैं। मतलब कि पहला लेख भी कहीं हुआ होगा लेकिन अपने को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है माचेडी की बावड़ी का दूसरा लेख। 1458 ईस्वी का। कब का है? 1458 ईस्वी का। माचेडी गांव पड़ता है अलवर के अंदर, वहीं से मिला है। और इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं मिली है, हमें इतना ही पता चला है कि माचेडी गांव के अंदर बड़गुज्जर वंश का शासन रहा है। और बड़गुज्जर वंश के भी कौन से शासक का उल्लेख मिलता है? रजपाल देव का शासक जानकारी हमें मिलती है। तो माचेडी की बावड़ी के लेख से हमें क्या प्राप्त हुई है? 1458 ईस्वी का है। माचेडी गांव अलवर से मिला है। माचेडी के में बड़गुजर वंश के शासक रजपाल देव का शासन रहा। यह बात हमें कहां से मिलती है? माचेडी के लेख से मिलती है। बात करते हैं अगले लेख की, कोडमदेसर का कीर्ति स्तंभ। कोडमदेसर का कीर्ति स्तंभ कब का है? 1459 ईस्वी का है। कब का है? 1459 ईस्वी का। किसने निर्माण करवाया? किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। राव जोधा कौन थे? मारवाड़ के शासक रहे हैं। तो मारवाड़ के शासक राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? जब राव जोधा सांखला नापाजी की सहायता के लिए जांगलू की तरफ जा रहे थे, उस समय राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। कोडमदेसर का कीर्ति स्तंभ, जो कि 1459 ईस्वी का है। और राव जोधा की मातृभक्ति का बोध भी इसी से हमें होता है। तो ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। 1460 ईस्वी का है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। उसी की बात करते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। कब का है? 1460 ईस्वी का। कहां से प्राप्त हुआ है? कीर्ति स्तंभ आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ में है। उसी चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ के ऊपर जो भी प्रमुख रूप से हमें जो शिलाएं मिली हैं, जो भी जितनी भी शिलाएं मिली हैं, उन्हें हमें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? उनको अपन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। 3 दिसंबर 1460 ईस्वी को लिखी गई थी। ठीक, और इसके रचयिता कवि अत्तर भट्ट थे, लेकिन कवि अत्तर भट्ट की बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इसका जो रचना है इसकी पूरी नहीं होती है, इसलिए कवि अत्तर भट्ट के पुत्र कवि महेश के द्वारा इसका कार्य पूर्ण किया जाता है।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का। ठीक, इसमें कौन कौन से राजाओं की विजय और उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? बप्पा, हमीर, खेता, मोक्कल, कुंभा की विजयों और उपलब्धियों का हमें उल्लेख मिलता है, और कुंभा द्वारा मालव और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को परास्त करने का हमें उल्लेख मिलता है। एकमात्र लेख यही है जिससे कुंभा द्वारा मालव और गुजरात दोनों सेनाओं को संयुक्त रूप से हराया गया था, इस बात का उल्लेख मिलता है। ठीक, कुंभा को दानगुरु, राजगुरु और शैलगुरु कहा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। और कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? चंडी शतक है, गीत गोविंद की टीका है और संगीतराज है। इन तीनों का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की है? 1460 ईस्वी की है। ठीक, बप्पा के इष्ट देव शिव को बताया गया है इस प्रशस्ति के अंदर। और इसमें 2 शिलाएं हमें मिली है। पहली शिला में 2 शिलाएं मिली है और बाकी सब नष्ट हो चुकी है। ठीक, तो 2 शिलाएं मिली है, उनमें कौन कौन से श्लोक मिलते हैं? तो प्रथम शिला के अंदर 1 से 28 तक के श्लोक मिलते हैं। दूसरी शिला में 162 से लेकर के 187 तक के श्लोक मिलते हैं। ये थी हमारी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। बड़ी स्पीड से पढ़ा है, फिर से एक बार देखते हैं इसको ताकि याद भी यहीं पर ही हो जाए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1408 ईस्वी की कहां से प्राप्त हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ का कई शिलाओं का सामूहिक नाम है। 3 दिसंबर 1460 को लिखी गई थी। रचयिता इसके कवि अत्रवट थे, लेकिन उनकी मौत होने के कारण उनका पुत्र कवि महेश के द्वारा पूर्ण किया जाता है। बप्पा, हमीर, खेता, मोकल और कुंभा की विजय और उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। ठीक, और कुंभा को क्या क्या बताया गया? दानगुरु, राजगुरु, शैलगुरु बताया गया है। और कुंभा के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उनकी जानकारी मिलती है। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? गीत गोविंद, चंडी शतक और संगीतराज, ये सभी लेख मिलते हैं। और बप्पा के आराध्य देव कौन थे? तो बप्पा के आराध्य देव शिव थे, इस बात का उल्लेख हमें कीर्ति स्तंभ से मिलता है। इसमें 2 शिलाएं हमें मिली है, बाकी तो सब नष्ट हो चुकी है। तो 2 शिलाएं मिली है, उनमें से पहली शिला है उस पर 1 से 28 तक के श्लोक लिखे हुए मिले हैं, बाकी सब नष्ट हो चुका है। और दूसरी शिला है उसमें 162 से लेकर के 187 तक के श्लोक, बाकी सब नष्ट हो चुका है। ठीक है, प्रथम शिला में 1 से 28 तक श्लोक, द्वितीय शिला में 162 से 187 श्लोक, 87 तक के श्लोक मिले हैं। बात करते हैं अगले शिलालेख की, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और लिपि इसकी नागरी है। कुंभ श्याम मंदिर, जिसे वर्तमान में मामादेव के मंदिर के नाम से जानते हैं, राजसमंद के अंदर यह पड़ता है। मामादेव का मंदिर, वहीं से यह कुंभलगढ़ की प्रशस्ति मिली है। तो आप याद रखेंगे कुंभ श्याम मंदिर से मिला है, वर्तमान में इसे मामादेव का मंदिर कहते हैं। तो अगर वो वर्तमान के हिसाब से पूछ सकता है एग्जामिनर, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो दोनों नाम याद रखना, कुंभ श्याम मंदिर को ही मामादेव का मंदिर कहते हैं। राजसमंद जिले से, भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी है। और इसमें उल्लेख किन किन चीजों का मिलता है? तो एक तो प्रशस्तिकार जो रहा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति का, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो प्रशस्तिकार रहा है उसने बप्पा रावल को क्या बताया है? विप्रवंशीय कहा है। और कुंभा की विजयों का उल्लेख मिलेगा, कुंभलगढ़ की प्रशस्ति है और कुंभा के द्वारा लिखवाई गई है इसलिए, तो कुंभा की विजयों का उल्लेख मिलता है। और क्या मिलेगा इसमें? इसमें एक शिलालेख मिला है। तो इस शिलालेख की जो चतुर्थ प्रशस्ति है, चौथी जो प्रशस्ति है, चतुर्थ प्रशस्ति है, उसमें हमीर और उसके द्वारा चेलावाट जीतने का वर्णन मिलता है। हमीर के द्वारा चेलावाट जीतने का उल्लेख कहां से मिलता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलता है। हमीर को विषम घाटी पंचानन कहाँ कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है। चित्तौड़ के प्रथम साके में खुमाण वंश के लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, ठीक, खुमाण वंश के शासक लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ में दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक, इसके रचयिता कान्हा व्यास हैं, वो भी अनुमानित हैं, याद रखना, अनुमानित है कान्हा व्यास। वास्तव में कौन है इसका पता नहीं है, लेकिन फिर भी कान्हा व्यास इसके अनुमानित माने जाते हैं। कान्हा व्यास इसके रचयिता हैं और कवि महेश भी इसके रचयिता रहे हैं। ठीक, तो इसको एक बार फिर से रिपीट मारते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कब की है? 1460 ईस्वी की है। कहां से मिली है? कुंभ श्याम मंदिर, वर्तमान में मामादेव का मंदिर, राजसमंद जिले से। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। इसकी लिपि कौन सी है? नागरी लिपि है। इसमें उल्लेख किन किन चीजों का मिलता है? तो कुंभ की विजयों का उल्लेख मिलता है, प्रशस्तिकार द्वारा बप्पा को विप्रवंशीय बताया गया है, और इस शिलालेख की जो चतुर्थ प्रशस्ति है उससे हमीर के द्वारा चेलावाट जीतने का वर्णन मिलता है। हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। चित्तौड़ के प्रथम शाखे में खुमाण वंश का जो लक्ष्मण सिंह है उसने अपने 7 पुत्रों के साथ में वीर गति को प्राप्त हो गए थे दुर्ग की रक्षा करते हुए, पहले शाखे में चित्तौड़ के। ठीक, और इसके रचयिता कान्हा व्यास अनुमानित हैं और कवि महेश भी इसके रचयिता माने जाते हैं। ये जानकारी थी। बात करते हैं अगले लेख की जिसका नाम है जावर की प्रशस्ति।
तो जावर आपको पता है, जावर की खान भी है जो कि उदयपुर जिले के अंदर पड़ती है। तो इसी जावर से हमें मिलती है रामास्वामी मंदिर। 1497 ईस्वी की प्रशस्ति है। सबसे पहले बात, जावर की प्रशस्ति 1497 ईस्वी की है। रामास्वामी मंदिर जावर उदयपुर से प्राप्त हुई है। इसके निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता थे एक जो कुंभा है उसकी पुत्री रमाबाई। तो महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, तो उसी के द्वारा इस जावर की प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया था। भाषा संस्कृत है। संस्कृत में भी कौन सा भाग है? पद्य भाग है, गद्य भाग नहीं है। ठीक, इसकी लिपि नागरी है। संस्कृत भाषा है, लिपि नागरी है। और रमाबाई का विवाह जूनागढ़ के यादव राजा थे मंडलिक, उनके साथ में हुआ। इस बात का उल्लेख हमें जावर की प्रशस्ति से मिलता है। रमाबाई कृष्ण भक्ति के लिए जानी जाती है। इस बात का उल्लेख भी हमें जावर की प्रशस्ति से ही मिलता है। और शायद अनुमान भी लगाया जाता है कि शायद जो कि मीराबाई होती है बाद में कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध होती है, तो वो भी शायद इन्हीं रमाबाई से प्रेरित थी। तो क्या क्या पढ़ा जावर की प्रशस्ति में अपन ने? रामास्वामी मंदिर जावर उदयपुर से प्राप्त हुई है। निर्माता इसके महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई है। भाषा इसकी संस्कृत पद्य है। लिपि इसकी नागरी है। रमाबाई के विवाह की जानकारी मिलती है। यादव राजा मंडलिक के साथ में हुई थी। ठीक, जूनागढ़ का यादव राजा। ठीक, रमाबाई अपनी कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये जानकारियां हमें यहाँ से मिलती है। अब बात करते हैं चित्तौड़ के कुछ लघु लेख, मतलब कि कुछ लघु लेख मिले हैं चित्तौड़ से। तो वो कौन कौन से मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं अपन। एक तो मिला है 1495 का, विक्रम संवत के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक, तो विक्रम संवत 1495, 1499, 1507, 1510 और 1515। कितनी कितनी प्रशस्तियां हो गई है? 1495 एक, 1499 दो, 1507 तीन, 1510 4 और 1515 5। तो ये 5 प्रशस्तियां मिली है विक्रम संवत 1495, 1499, 1507, 1510 और 1515। ठीक, अब इनमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये देखते हैं। तो देखो, इसका जो सूत्रधार रहा है वो कौन रहा है? लासा। और उसका पुत्र था, उसके 2 पुत्र थे। लासा के 2 पुत्र थे। एक तो लासा, और लासा के 2 पुत्र जैता और नारद। और जैता के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? नापा, पूजा, भोमा और चौथा। इन सभी का नाम मिलता है हमें सूत्रधार के रूप में। ठीक, जो कि कुंभा के क्या थे? शिल्पी भी रहे हैं। कुंभा के शिल्पी भी रहे हैं। और इनका जो, ठीक है, ये जानकारी मिलती है। और एक जो 1515 में जो विक्रम संवत 1515 में जो लेख मिला ना, उस लेख में क्या खास बात है? तो उस लेख में बात खास यह है कि जो भी सूत्रधार है लासा, तो लासा को क्या बताया गया है? सकल वास्तु शास्त्र विशारद के नाम से पुकारा गया है। तो विक्रम संवत 1515 वाले लेख में लासा सूत्रधार को क्या बताया गया है? सकल वास्तु शास्त्र विशारद कहा गया है। इसका मतलब यह माना जाता है कि वस्तु शास्त्र का अच्छा ज्ञाता रहा है लासा। ठीक है, ये जानकारी हमें मिलती है। और कुंभा का काल शिल्प कला के विचार से एक समृद्ध काल माना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ के कुछ लघु लेखों से हमें क्या क्या जानकारी मिली? तो विक्रम संवत 1495 का एक लेख मिला है, 1499 का एक लेख मिला है, 1507 का एक मिला है, 1510 विक्रम संवत का एक मिला है, 1515 विक्रम संवत का एक मिला है। 1515 जो विक्रम संवत है उसमें जो सूत्रधार है लासा, तो लासा को क्या कहा गया है? सकल वास्तुशास्त्र विशारद कहा गया है, जिससे पता चलता है कि वास्तुशास्त्र का अच्छा ज्ञाता रहा है लासा। ठीक, ये जानकारी हमें मिलती है। और कुंभा के शिल्पी कौन कौन देखने को मिलता है? जैता, नारद, लासा और जैता के 4 पुत्र नापा, पूजा, भोमा और चौथा। ये सभी कुंभा के क्या रहे हैं? दरबार में शिल्पी रहे हैं। ठीक, और कुंभा का काल शिल्प कला के विचार से एक समृद्ध काल कहा जा सकता है। बात करते हैं अगले लेख की, गोसुंडी की बावड़ी का लेख 1504 ईस्वी का। कब का है? 1504 ईस्वी का गोसुंडी की बावड़ी का लेख, इसकी बात करते हैं। इस बावड़ी का निर्माण महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी, महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी, जो कि महाराणा मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी, और उसके द्वारा करवाया गया था। 1504 ईस्वी का है। तो गोसुंडी की बावड़ी का लेख, इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? गोसुंडी की बावड़ी का जो है, ये जो है लेख मिला है हमें, तो इसमें बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रायमल की पत्नी, मेवाड़ के राजा रायमल की पत्नी थी और मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री हुआ करती थी, जिसका नाम था श्रृंगार देवी। तो श्रृंगार देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसके रचयिता महेश्वर और नामक कवि बताया गया है।
तो महेश्वर नामक एक कवि है, वो इसके रचयिता रहे हैं। घोसुंडी की बावड़ी का जो लेख है उसको लिखने वाले रचयिता, रचनाकार। श्लोक इसमें 8 से 17 तक रायमल और श्रृंगार देवी के विवाह का वर्णन मिलता है। तो घोसुंडी की बावड़ी में क्या फैक्ट हमें याद रखना है, इस बावड़ी का निर्माण महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने करवाया था। और श्रृंगार देवी कौन है, मारवाड़ के राव जोधा की बेटी, ठीक है, और उसके द्वारा करवाया गया था। रचयिता इसके महेश्वर नामक कवि बताया गया है, एक कवि रहा है महेश्वर नामक, तो उसी ने इसकी रचयिता की थी, रचना की थी। ठीक, श्लोक इसके 8 से 17 तक रायमल और श्रृंगार, 8 से 17 तक का जो श्लोक है उसमें रायमल और श्रृंगार देवी के विवाह का वर्णन मिलता है, यही फैक्ट है। बात करते हैं अगले लेख की। अगले लेख का नाम है खजूरी गांव का लेख, 1506 ईस्वी का। कब का है, 1506 ईस्वी का। खजूरी गांव कोटा से प्राप्त हुआ है और बूंदी के आड़ा राजाओं का जो इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है इसी खजूरी गांव के लेख से मिलता है। तो आप अगर बूंदी के आड़ा राजाओं का अगर इतिहास पढ़ना चाहोगे तो खजूरी गांव के लेख को जरूर पढ़ोगे। 1506 ईस्वी का है, खजूरी गांव कोटा में पड़ता है। तो ये थे प्रमुख लेख जो आज अपन ने पढ़े हैं। इनको भी आप अपनी नोटबुक में लिखिए, पीडीएफ तो मैं दे दूंगा लेकिन पीडीएफ कोई काम का नहीं है।